हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें कि हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कराने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर नाम हो जाएगा ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो ये जो किस बुक से ये लिया गया ये चैप्टर, तो इसका बुक का नाम हो जाएगा हमारा भारतीय इतिहास के कुछ विषय क्षेत्र। उसके जो भाग नंबर 1 वो जो बुक है हमारा, यानी कि हिस्ट्री में जो है क्लास 12th के अंदर कुल मिलाकर 3 बुक आते हैं, तो उसमें से ये हमारा पहले नंबर बुक का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये आपके सेशन 2024 से 2025 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हर पॉइंट को, बताए गए पॉइंटों को आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसका हमारा आंसर है कि इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी, यानी कि सिंधु नदी जो थी हमारी भारत में, उस सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता जो है वो फैली हुई थी। और यह इलाका जो है वह उपजाऊ भी था, जहाँ पर यहाँ के लोग जो है आसानी से खेती किया करते थे। यानी कि जाहिर सी बात है, जहाँ पर अच्छी खेती होगी वहीं पर तो इंसान रहना चाहेगा, व्यक्ति रहना चाहेगा। तो उसी तरह जो है वहाँ पर अच्छी खेती होती थी, वहाँ पर अच्छे ज़मीन थे। इसी कारण से वहाँ पर जो है लोग इस सभ्यता को अपनाकर वहीं पर जो है लोग वहाँ के रहने लगे। तो इसी कारण से यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता कही जाने लगी। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में बात करती थी। जैसे कि अभी हमारी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह कौन सी लिपि थी, तो वह सिंधु लिपि थी। जी बच्चों, वो सिंधु लिपि थी। और इसको जो है प्रथम बार 1925 ईस्वी में वेंडल ने पढ़ने का प्रथम प्रयास किया था, यानी सबसे पहले जो है 1925 ईस्वी में वेंडल ने जो है इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। परंतु अभी तक इस लिपि को जो है वो कोई भी प्रमाणित रूप से नहीं पढ़ सका है, क्योंकि ये जो लिपि है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन लिपि मानी जाती है। क्योंकि इस लिपि में जो, जैसे कि हमारे इस देवनागरी लिपि में जो वर्णमालाओं की संख्या है, जो शब्दों की संख्या है, वो जो है लगभग आपको 52 से लेकर 60 के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन वही जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु लिपि है उसके अंतर्गत जो वर्णमालाओं की संख्या है वो कुल मिलाकर 300 से लेकर 400 है। इसी कारण से इसे जो है पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा है। तो यही जो है कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और उनकी विशेषता के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी और उसके बारे में क्या उसकी विशेषता है। जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर की हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, उसे लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत जो है वह निम्नलिखित है, जिसमें से पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि पहला नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि आवास, दूसरा हो जाएगा मृदभांड, तीसरा हो जाएगा हमारा आभूषण, चौथा औजार यानी कि जो औजार हुआ करते हैं वो, और पांचवा हो जाएगा मोहरे, यानी कि जिस प्रकार की वहाँ की मोहरें, जैसे कि स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प मारने वाला जो मोहर लगाने वाला होता है, उसी तरह का वहाँ की मोहरे, और इमारतों और खुदाई से मिले सिक्के, यानी कि इमारतें, यानी कि पुराने ज़माने की इमारतें और उनसे मिले, जो खुदाई के दौरान उनसे मिले सिक्के, यानी पुराने समय के सिक्के, उन सभी से जो है हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो उस सभी से हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोतों की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, किस प्रकार की वहाँ की सभ्यता थी, वहाँ पर लोग किस प्रकार से अपना जो जीवन शैली का कार्य निर्वहन किया करते थे। जी बच्चों, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा चौथा नंबर की हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को लिखें, यानी हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे उसके बारे में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल तो जो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं और जो बाकी के स्थल हैं वो हमारे भारत में हैं। जी बच्चों, तो इसके कुछ स्थलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं कि पहला नंबर हमारा हो जाएगा इसमें नागेश्वर, जो कि गुजरात में, ये हड़प्पा के स्थल है जो कि नागेश्वर जो कि गुजरात में है। दूसरा हो जाएगा बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है। तीसरा हो जाएगा चनहुदड़ो, जिसे कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है।
उसके बाद हो जाएगा कोट दीजी, ये भी हमारा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और उसमें 5वां नंबर हमारा हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में देखने को मिलता है, हड़प्पा का ही एक स्थल है जो कि प्रमुख स्थलों की श्रेणी में आता है। और उसके बाद मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, एक स्थल है जो कि हमारे भारत में ही देखने को मिलता है। उसके बाद जो है कालीबंगन स्थल है जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। और बनवाली जो स्थल है वो हमारा हरियाणा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले हैं, लेकिन जो प्रमुख स्थल है उनके जो है पॉइंट को मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को पॉज करके लिखना तो भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF किसी तरह से हमें मिल जाए तो इसका PDF जो हमारे टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा। उस टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, और स्क्रीन पर भी आपको नाम दिख रहा होगा, ये हमारा टेलीग्राम का नाम है। जी बच्चों, तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है, यानी संस्कृति शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो संस्कृति शब्द का अर्थ के लिए हम इसका आंसर देखेंगे कि आंसर हमारा क्या कह रहा है। तो आंसर कह रहा है कि पुरातात्विद संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है वो पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए किया करते थे, यानी कि जो पुरातात्विद जो हुआ करते हैं वो सांस्कृतिक शब्द का एक ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया करते थे जो कि एक विशिष्ट शैली की होती थी। यानी कि कहे तो पुरातात्विद यानी कि जो पुराने सांस्कृतिक जो लोग हुआ करते थे वो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का एक ऐसे वस्तु के लिए, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं हुआ करती थी, जो बाबा आदम जमाने यानी जो सबसे पुराने समय की जो वस्तुएं हुआ करती थी उसे जो है वो पूरा वस्तु की श्रेणी में रखते थे, यानी कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं, तो उसे जो है वो लोग पूरा वस्तुओं की श्रेणी में रखते थे। उसीलिए कहा गया है कि जो एक विशिष्ट शैली की होते थे, यानी कि एक विशिष्ट शैली एक विशिष्ट कालखंड से संबंध रखती है। जैसे कि यहाँ पर आगे देखने को मिला आपको कि कोई जो कि किसी विशेष काल में भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखती है, यानी किसी भी व्यक्ति से संबंध रखती है, किसी भी समय से संबंध रखती है। यानी कि एक मोटे तौर पर आपको बताऊं मैं तो, यानी कि पुरानी समय की उपयोग की गई वस्तु जिसे कि वर्तमान में लोगों के द्वारा समक्ष रखा जाता है कि ये हमारे पूर्वजों की दी गई सामग्रियां हैं, ये संस्कृतियां हैं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रयोग की गई सभी सामानें हैं, उसके बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वही हमें क्या कहते हैं, संस्कृति शब्द का अर्थ समझाती है। जी बच्चों, वीडियो तो बच्चों थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आई होप आपको सभी चीज़ें जो है अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो आपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार की अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए। और और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी वीडियो आप तक जो है ससमय पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि दुर्ग तथा उसके निचले शहर में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करें, यानी दुर्ग और निचले शहर में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है उसको बताएं। तो इसका जो आंसर है वो आपको कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलता है कि आंसर हमारा ऐसे है कि दुर्ग ये जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी संरचना, जो कि दुर्गों को दीवारों से घेरा गया था, यानी चारों तरफ दुर्गों को जो है दीवारों से घेरा गया था। साथ ही दुर्ग पर जो है बनी संरचनाओं का जो प्रयोग है वो संभवतः एक विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। यानी कि कहें तो जो दुर्ग हुआ करते थे उन्हें चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था, और उस पर जो है संरचनाओं जो बनी हुई थी उस संरचनाओं का जो प्रयोग है वह सार्वजनिक लोगों के प्रयोग में किया जाता था। तो ये हो गया हमारा दुर्ग की परिभाषा। नेक्स्ट हमारा है निचला शहर। निचला शहर जो है वो आवासीय शहरों के भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है, यानी निचला शहर जो है वो आवासीय शहरों के भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। और निचला शहर जो है वो कोई भी दीवारों से घेरा गया नहीं था, उसे दीवारों से नहीं घेरा गया था। इसके अतिरिक्त जो है कई भवनों को जो है ऊंचे चबूतरे पर भी बनाया गया था, जो कि नींव का काम करते थे। यानी कि एक रूप से यहाँ पर जो है यानी निचला शहर में जो है वो वहाँ के जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे, जो कि उनके और कुछ मकान तो इस तरह से भी बनाए गए थे निचले शहर में भी, जो कि दुर्ग के लिए जो है एक नींव का काम करते थे। यानी दुर्ग तो जो ऊंचाई पर बने हुए थे इसलिए उसकी नींव की तो जरूरत पड़ेगी, तो निचले शहर में कुछ ऐसे मकान भी बनाए गए थे जो नींव का काम करते थे। साथ ही निचले शहर के अंतर्गत जो है ग्रामीण लोग रहा करते थे, दुर्ग के अंतर्गत जो है वो राजा लोग रहा करते थे, और साथ ही बड़े तबके के लोग जो वहाँ पर रहते थे। तो कुछ इस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था थी निचले शहर और दुर्ग के बारे में। जी बच्चों,
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गंधार कला की विशेषता क्या है, इसे लिखिए। यानी गंधार कला क्या है, गंधार कला किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं। तो इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि गंधार कला जो है, गंधार कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उसमें से पहला हो जाएगा कि यह कला जो है वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ है। साथ ही यह जो कला है, दूसरा नंबर पॉइंट में, यह कला जो है, इस कला के तहत ही भारत के कई नगरों का भी विकास हुआ है। गंधार कला एक ऐसी कला है जो कि उत्तर भारत में फैली हुई है और इस कला से जो है भारत के कई नगरों का भी विकास हुआ था। साथ ही गंधार कला जो है वो एक मूर्ति बनाने की कला और साथ ही भवन निर्माण की कला में भी जो है देखा जा सकता है। यानी कि गंधार कला को जो है भवन निर्माण में भी उपयोग किया जाता था, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं और साथ ही में इसकी विशेषता भी यही मानी जाती है। तो गंधार कला की विशेषता की बात करें तो कुछ इस प्रकार से उनकी विशेषताओं का मैंने वर्णन आपके समक्ष किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 8वां नंबर की, इतिवृत्त क्या है, इतिवृत्त क्या है और इतिवृत्त किसे कहते हैं। तो इतिवृत्त के अंदर जो है आपको इसका आंसर है कि मुगल काल के जो बाबर जहांगीर जैसे कुछ शासक थे, यानी इतिवृत्त का मतलब है कि मुगल काल के बाबर जहांगीर जैसे जो कुछ शासक थे, यानी बहुत पुराने जो शासक थे, उन शासकों ने अपना काल जो है वह एक इतिहासकार, वहाँ के दरबारी जो इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों से लिखवाया और इस प्रकार के इतिहासकार को जो है इतिवृत्त इतिहासकार कहा जाता है, यानी कि इतिहास कहा जाता है। यानी कि इसका मुख्य रूप से मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो इतिवृत्त इतिहास का मतलब, यानी इतिवृत्त का मतलब यही है कि इतिवृत्त में जो है, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे या वहाँ के जो बड़े तबके के जो लोग हुआ करते थे, जो उनके मंत्री परिषद के जो लोग हुआ करते थे, वो अपने कालखंड का जो इतिहास है वो वहाँ के दरबारी जो इतिहासकार हुआ करते थे उससे लिखवा लिया करते थे कि मैंने इस अपने जीवन काल में किन किन प्रकार की प्रक्रियाओं को निर्वहन किया, कौन कौन से कार्य किए, इन सभी कार्यों को जो लिखवाते थे, जिससे कि वो जो किताब में लिखी रहती थी उस किताब से जो है हमारे आने वाले पीढ़ी को ये ज़रूर मालूम पड़ता था कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते थे और किस प्रकार के जीवन शैली में वो अपने कार्य का निर्वहन किया करते थे। तो इसीलिए जो है इतिवृत्त इतिहासकार का निर्माण किया गया और इतिवृत्त इतिहास का भी अर्थ जो है वो यही माना जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने इतिहास को एक किताबों में लिख कर, यानी कि दरबारी इतिहासकारों से लिखवा कर लोगों तक यानी कि पहुँचाना या उसे अपने ही महल में रखकर आने वाली पीढ़ी को उस चीज़ों से अवगत कराना कि हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, उस चीज़ों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, आई होप आपको जो है सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस कारण से मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप कहीं बोर ना हो जाए। तो इसीलिए जो है आगे की टॉपिक में, यानी कि आगे आने वाली वीडियो में जो है हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे और साथ में आपका जो एक छूट गया है 9 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा, PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज ही। जी बच्चों, तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, तब तक के लिए जय हिंद।